सियासत में फिर राम नाम का जिक्र है। एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बीच राम नाम का जाप है और साथ ही प्रदेश की सियासत राममयी दिख रही है। राम धुन पर आ पहुंची ये सियासत दरअसल घुटना तोड़ने से शुरू हुई थी। कांग्रेस का आदमी इधर आए तो घुटने तोड़ दो। जी हाँ, बस यही वो चुनौती थी जिसे स्वीकारते हुए दिग्विजय सिंह एक्टिव हो गए और उन्होंने गांधीवाद का रास्ता अपनाने की बात कही थी। सियासत में सब कुछ सीधा और सरल कहा। एक और दिग्विजय ने राम धुन की बात कही तो वहीं दूसरी ओर रामेश्वर शर्मा ने भी तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन भाजपा इस पर निशाना साधने से नहीं चूकी। प्रदेश के गृह मंत्री ने तंज कसा और कहा कि दिग्गी के रामधुन करने पर सोनिया गांधी कहीं फतवा जारी न कर दें, तो वहीं वीडी शर्मा इसे नौटंकी करार देते नजर आए। अच्छा है चचा जान अब रामधुन गाएंगे। एक बात का ध्यान रखें चचा जान के कहीं फतवा जारी नहीं कर दे दिल्ली वाली सोनिया जी या राहुल गांधी रामधुन गाने पर। राम सेतु के बारे में आप क्या कह रहे थे? राम मंदिर के निर्माण को लेकर के आप और आपकी पार्टी और आपके वकील क्या कर रहे थे? अब आप रामधुन करने लग गए। तो ये बहुरूपीय लोग हैं और राजनीति में दिग्विजय सिंह जैसे लोग, मेरा तो ऐसा मानना है कि देश विरोधी ताकतों के साथ ये नौटंकीबाज लोग हैं, तो नौटंकियों से ये समाज अवगत है। मध्य प्रदेश मिस्टर बंटाधार को आज से नहीं बरसों से जानता। भाजपा चाहे जो कहे, लेकिन दिग्विजय उल्टा राम के नाम पर बीजेपी को घेरते दिखे। हमको सम्मति दे भगवान रामधुन महात्मा गांधी की जो है उसके लिए जा रहे हैं। इन्होंने क्या राम भगवान राम पर क्या अधिकार जमा लिया है? यूँ तो सियासत में वार पलटवार नई बात नहीं, लेकिन रामधुन पर सवार ये सियासत कहाँ जाके रुकेगी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट ING 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो राम राग जो है वो सियासत में एक बार फिर से सुनाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे पर वार पलटवार भी नजर आ रहा है। सवाल ये है कि राममयी हुई ये सियासत क्या यूं ही आरोपों से घिरी हुई नजर आएगी या फिर इस पर सियासत और गरमाएगी? बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। रामधुन के रथ पर सवार सियासत। रामधुन के पीछे क्या है दिग्विजय सिंह की मंशा? क्या भाजपा के निशाने पर हैं दिग्विजय सिंह? क्या मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की सियासत है? जी हां, एक तरफ ये भी चर्चा की जा रही है कि कांग्रेस इसे प्रोपेगेंडा समझकर आगे बढ़ा रही है, राम नाम का सहारा ले रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय जो हैं वो रामधुन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले बुलावा दिया गया, लेकिन बाद में हमें रोक दिया गया। लेकिन आखिर प्रदेश में राममयी हुई ये सियासत क्या वाकई जो है प्रदेश के हित के लिए है या फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही गरमा रही है? इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं राकेश शर्मा जी, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पवन पटेल जी हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका भी। पवन जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला दिख रहा है और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि सिर्फ राम नाम का आप सहारा ले रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, प्रोपेगेंडा करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज सबसे बड़ी बात है ये शुरुआत कहाँ से हुई। रामेश्वर शर्मा जी ने बोला कोई कांग्रेसी आए तो घुटने तोड़ दो उसको। क्या ये सही था? इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी उसका स्टेटमेंट जवाब दे रहे हैं कि नौटंकी करार दे रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं फतवा जारी ना हो जाए।
तो मुझे समझ में ये नहीं आता क्या वहां पे हमें रामधुन नहीं करनी चाहिए, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। वो अगर हमारे घुटने तोड़ने के लिए बोल रहे तो हमें भी तोप बंदूक लेके जाना चाहिए कि उनके घुटने तोड़ने चाहिए। इस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं। हमें समझ से परे ये समझ नहीं आता कि किस तरह से शातिराना झूठी भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल लेते हैं। कथनी कुछ करनी, कुछ राम मंदिर का ताला खुलवाने की बात सबसे पहले राजीव गांधी जी ने उसका ताला खुलवाया था। आज ये बड़े राम हितैषी बन रहे हैं। इनके कथनी और करनी के अंतर को कैसे समझे, समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि आपके नेताओं के बीच में जो स्टेटमेंट आए थे राम सेतु को लेकर, चाहे हम बात करें राम के अस्तित्व को लेकर हम बात करें, उसकी वजह से बीजेपी को ये मौका मिल गया कि भले ही आप बार बार जिक्र करें कि ताला किसने खुलवाया, लेकिन जो स्टेटमेंट बीच में आए वो क्योंकि आपके हित में नहीं जाते हैं और इस वजह से हमलावर हो जाती है बीजेपी। नहीं, देखिए स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो कोर्ट का फैसला था उसका सम्मान सबने किया। कोर्ट ने ताला खुलवाया, कोई भारतीय जनता पार्टी ने वहां का ताला नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर नहीं। जो कोर्ट का फैसला तो उसी का सबने सम्मान किया। और जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, आज हम चाह ये रहे कि जिस तरह इनके प्रदेश अध्यक्ष जी नरोत्तम मिश्रा जी बड़े प्रॉम्प्ट होकर आज जवाब दे रहे हैं रामधुन का। उनके विधायक ने बोला क्या किसी कांग्रेसी किसी विपक्ष का घुटने तोड़ देना चाहिए, सही है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, उसके आगे की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ इनका एक सिर्फ और प्रोपोगंडा है कि आम जनता की जिससे परेशानी है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उससे किसी तरह ध्यान भटका दें। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी कभी स्टेटमेंट नहीं देते कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, कभी स्टेटमेंट नहीं देते कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, कभी स्टेटमेंट नहीं देते कि 2014 के बाद हमने क्या क्या बोल के सत्ता में आया था, आज उनको भूल गए हैं। तो इनका स्टेटमेंट बस इस टाइप की चीजें खुद ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाए। दिग्विजय सिंह ने तो एक उसका परिचय दिया, अहिंसा का रास्ता अपनाया। गांधी जी जिस अहिंसा के रास्ते में चल के इस देश को आजाद कराया, उस रास्ता को अपनाया। कोई गलत काम नहीं किया। मुझे तो नहीं लगता किसी व्यक्ति को गलत लग सकता है। ये रास्ता उन मूल मुद्दों की तरफ जाता है जिस पर आप बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सवाल भी मैं आपसे ही लेना चाहूंगी, क्या वाकई ये ध्यान भटकाने की सियासत हो रही है मूल मुद्दों से, जैसा कि पवन जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई पर कोई बात नहीं करना चाहता? कि शुरुआत कहां से हुई इसको भी देखना चाहिए। अगर विधायक यह बात ना कहते कि हम जो भी कांग्रेसी दिखे उसके घुटने तोड़ दें, तो शायद दिग्विजय सिंह भी वहां पर नहीं जाते। ये विरोध प्रकट करने का एक तरीका है, विरोध प्रकट होना भी चाहिए राजनीति में, लेकिन राजनीति में जो भाषा का संयम है वो दिन ब दिन खोता जा रहा है। वो चाहे कांग्रेस के नेता रहे हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हों, दोनों ही दलों में एक जैसी स्थिति बन रही है जी। और अपनी छवि को उभारने के लिए रामेश्वर शर्मा जी जहां उग्र हिंदुत्व के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, वहां दिग्विजय सिंह जी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष स्थापित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन वाकई में ये बात जरूरी है कि जो मूल मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, प्रशासन की गलतियां हैं, इन पर कोई चर्चा नहीं हो पाती है जब इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं। ठीक है, राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? सब बार बार जो सवाल उठ रहे हैं वो ये कि रामेश्वर शर्मा जी ने जो कहा, क्या वो कहना ठीक था? राजनीति जी, मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको भाषा का संयम रखना चाहिए, क्योंकि पूरी जनता आपसे प्रेरणा लेती है, जनता आपको देखती है, सुनती है। मेरा एक निवेदन है कि जैसे माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि चचा आज रामधुन गाएंगे, अच्छा शब्द का उपयोग किया माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने। उसका कारण मैं बताना चाहूँगा कि आज से कुछ सालों पहले जिन राम को काल्पनिक पात्र कांग्रेस के नेता कहते थे, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, उस समय माननीय दिग्विजय सिंह जी कौन सी गुफा में पोरल बालू की तरह सोए हुए थे? उस समय जब राम का अपमान हो रहा था, राम सेतु है नहीं, राम काल्पनिक पात्र है, उस समय दिग्विजय सिंह जी को राम की याद क्यों नहीं आई? आज सबसे बड़ा हिंदू घोषित करने में राहुल गांधी सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी रहती है कि राहुल गांधी सबसे बड़े हिंदू हैं। उस समय राहुल गांधी जी कहाँ थे? मेरा एक और निवेदन है कि आप गांधीवादी विचारधारा को मान रहे हैं। हमारी सरकार, जो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर चल रही है। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि वो गरीब जिसको 70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने जिसका शोषण किया, उसकी हर सपने को पूरा किया जाए, और उसके लिए केंद्र सरकार भी कदम उठा। कांग्रेसियों के घुटने क्यों तोड़ने की देखिए, बात मेरा आ रही है? निवेदन है, सवाल देखिए ये है। सुनिए, मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी पर टिप्पणी करने यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैंने आपके चैनल पे स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी राजनीतिक व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, किसी भी पद पे हो, उसको अपनी भाषा का संयम का उपयोग करना चाहिए। पर मेरा ये कहना है
ये माननीय दिग्विजय सिंह वही दिग्विजय सिंह है जो जाकिर नायक की विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाने की बात करते हैं। शांति का दूत कहते हैं जाकिर नायक को। जाकिर नायक को कितने देशों ने आतंकवादी घोषित किया है, उसको पे बैन लगा के रखा है, भारत में बैन लगा के रखा है। ये जाकिर नायक की विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाने की बात करते हैं। ये दिग्विजय सिंह जी वही दिग्विजय सिंह हैं जिनने बाटला हाउस इनकाउंटर को फर्जी घोषित किया था, जबकि दिल्ली की केंद्र की सरकार भी इनकी थी और दिल्ली प्रदेश की सरकार भी इनकी थी। उसमें एक शर्मा जी जो इंस्पेक्टर थे वो शहीद हो जाते हैं, उनकी चिंता नहीं होती, पर जो आतंकवादी मारे गए उनके घर पे पूरी कांग्रेस लेकिन मेरी बात पूरी हो जाती नहीं, मेरा निवेदन है, ये जो बार बार कांग्रेस के विद्वान साथी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी कहना चाहते हैं कि अब राम नाम का सहारा जो ले रहे हैं दिग्विजय, वो केवल सियासत चमकाने के लिए ले रहे हैं। मैं समाप्त कर रहा हूँ मेरी बात में, एक बहुत लंबी लिस्ट है ना सर, अब आप दिग्विजय सिंह पर जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। मेरा निवेदन है, मैं तो बताना चाहता हूँ ना कि दिग्विजय सिंह जी कौन है। आज अगर हम उनको चचा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, उसका कारण तो जनता को मालूम चलना चाहिए। मेरा एक स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से यह कहना है कि राम नाम लेने का सबको अधिकार है और सबको लेना चाहिए राम का नाम, पर जब राम को काल्पनिक पात्र कांग्रेस पार्टी कहती है तो ये जो बयान वीर हैं जो छपाक की भूख पूरी करने के लिए, अब उनको ऐसा अपनी गलती का एहसास हो गया, वो सुधार कर रहे हो कि हो सकता है भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी है, पर कितने घंटे की सद्बुद्धि दी है ये अभी अगले बयान में साबित हो जाएगा। बहुत देर से जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि हमेशा जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी बात क्यों नहीं करते हैं। ये अभी बोल रहे गरीब की बात, गरीब के हित के लिए क्या कर रहे हो आप? गरीब आज रोटी नहीं खा पा रहा, इतनी महंगाई, उसकी बात नहीं करेंगे। ये पुराना ले जाएंगे कि दिग्विजय सिंह वही दिग्विजय सिंह जो परिक्रमा किए हैं। आपके कितने नेता ने परिक्रमा की है? 70 साल की बात करते हो, इस देश को आजाद कराया कांग्रेस ने, आपके कितने लोग शहीद हुए हैं? आप एक जो कांग्रेस ने 70 साल तक इस देश को बनाया, एक एक करके कंपनी को बनाया, उसको आप बेचने का काम कर रहे हो। बोलिए आपने एक कंपनी नहीं बेची, नरेंद्र मोदी जी ने एक भी कंपनी नहीं बेची, इसका जवाब नहीं देंगे। महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब नहीं देंगे। रामचंद्र जी के बड़े आप बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गरीब की बात कर रहे हो। गरीब को क्या कर रहे हैं? गरीब के लिए आपने कौन सी ऐसी नीतियां बनाई कि गरीब लोग? आपका सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो ज्वलंत मुद्दे, आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस पूरा रहता है कि हम सरकार कैसे बना ले, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो हमारा पदाधिकारी कैसे मजबूत हो जाए। पूरी आपकी पॉलिसी, पूरी नीतियां उसके कारण है। अगर आपकी नीतियां, आपकी पॉलिसी गरीब के लिए था तो आज गरीब की क्या हालत है? कोरोना में गरीब कैसी हालत में भी था, उन सबका जवाब दीजिए। जो ज्वलंत में उनकी बात करिए, 2014 के बाद की बात करिए, 2014 के पहले की बात क्यों कर रहे हैं? 2014 के पहले तो इस भारत को कांग्रेस ने बनाया, जो एक एक करके आप कंपनियों को बेच रहे हो, वो आपने नहीं बनाया है। आपने कितने आईआईएम खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले? आप जवाब नहीं होगा आपके पास, बताइए 1 to 1। आप जब जवाब पूछेंगे तो आप आदिकाल में चले जाओगे। ठीक है राकेश जी, क्या लग रहा है? ये बार बार आप भी कह रहे हैं, आपने राहुल गांधी का भी जिक्र किया, प्रियंका भी बार बार मंदिर में नजर आती है। आपको लग रहा है कि राम नाम का मुद्दा जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि जनता के सामने कांग्रेस कैश कर ले? देखिए, मेरा तो एक निवेदन है नाजनीन जी, रोज जाइए ना मंदिर। चुनाव आते ही क्यों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को मंदिर याद आने लगते? कभी दिवाली बनाते हुए किसी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की फोटो देखी? रक्षाबंधन मनाते हुए कभी फोटो देखी? जन्माष्टमी मनाते कभी फोटो देखी? चुनाव आते ही आपको सब मंदिर क्यों याद आने लगते? चलिए इस विषय को छोड़िए, ये कहना है कितने अस्पताल खोले, एम्स की बात कर लें, ऑक्सीजन के प्लांट लगे हुए थे पूरी दुनिया में। देखिए, मेरा निवेदन है, जरा थोड़ा सा अपन चैनल पे बैठे हैं और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चैनल पे मैं आपकी बात शांति से सुनता हूं, मुस्कुराते हुए सुनता हूं, और अगर आप इतने ही उत्तेजित हो रहे हैं तो मैं चुप हो जाता हूं। आप बोल लीजिए, आज आपको हो सकता है मौका नहीं मिल रहा तो आप बोल लीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए, आप शांति से सुनिए। और मेरा निवेदन है, मेरा भी निवेदन है कि बस जो वस्तु है यथास्थिति उसी से संबंधित बात करिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। बताइए, चुप है हम, हो गए चुप, अब बोल लो, आपकी अनुमति है तो बोल लो। जी नाजनीन जी, मेरा निवेदन है, कांग्रेस के शासनकाल में 2 एम्स बने हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी सरकार में 9 एम्स बने। 9 ज्यादा होते हैं कि 2 ज्यादा होते हैं? एक चीज, 70 साल तक मैं जो बोलता हूं ना गरीबों का शोषण, क्यों आज हमको शौचालय बनाने पड़ रहे हैं हमारी सरकार को? क्यों आज हमको पक्के मकान बना के उनको देने पड़ रहे हैं? क्यों उनके घर में बिजली के बल्ब हमको लगाने पड़ रहे हैं? बिजली तक नहीं थी उनके यहाँ। क्यों हमको गैस के चूल्हे उनके घर तक पहुंचाने पड़ रहे हैं? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का जो एक जहाज जो डूब रहा है कि हर दूसरे दिन कांग्रेस के विधायक, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कांग्रेस छोड़ छोड़ के दूसरे दलों में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि लोगों को मालूम हो गया है कि ये जो मां बेटे की पार्टी है, ये जो धृतराष्ट्र की तरह सोनिया गांधी अपने बेटे और बेटी के मोह में पूरी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर रहे हैं, उसका परिणाम है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं ना, आज मैं एक स्पष्ट रूप से दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, भगवा आतंकवाद शब्द किसने दिया था?
इस हिंदुस्तान में। समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट होता है, पाकिस्तान के 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनको तो आप बाइज्जत बरी कर देते हो और उसके बाद एक प्लानिंग करते हो आप, आपके तत्कालीन गृह मंत्री के साथ के भगवा आतंकवाद शब्द निकाला जाए। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज रामधुन गा रहे हैं। चुनाव के समय दिन में तो मंदिर जाते और रात में 2 बजे चादर ओढ़ के मजारों पे जाते दिग्विजय सिंह। ये वही दिग्विजय सिंह नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है किस बात की आपत्ति है, आपको आपत्ति है, हमें किसी बात की आपत्ति नहीं है, पर जो आपका असली चेहरा है उसमें रहिए ना, बार बार खोल बदलने की कोशिश मत कीजिए। जनता आपको अच्छी तरह जानती है, वो भोपाल की जनता ने आपको जवाब दिया, 3.5 लाख वोटों से हारे हैं आप भोपाल में। ऐसे क्या बात बोलते हैं कि जनता आपको जवाब देती है। ठीक है राकेश जी, और आपकी बात कितने अच्छे सांसद को चुना ये भी देख लिया जनता ने, है ना। जीतते थे कि साम दाम दंड भेद, आपका वही तो बोला, आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद सत्ता बनाना, सरकार बनाना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आज आप इस देश की बात कर रहे हो, किस टाइप से बात कर रहे हो आप, मतलब रामेश्वर शर्मा जी ने बोला घुटने तोड़ने की बात करी, तो दिग्विजय सिंह जी को क्या करना चाहिए, घुटने तोड़वा लेना चाहिए। आखिर उन्होंने रामधुन करी, रामधुन से उसने रामेश्वर शर्मा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया उन्होंने। आज आप विपक्ष की बात करते हो, अरे राहुल गांधी सोनिया गांधी मंदिर जाते नहीं जाते इससे आप क्यों परेशान हो? राहुल गांधी एक परिवार की पार्टी, तो आपको दिन रात क्यों नींद नहीं आती है? अरे जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा उस दिन देखेंगे, आप उनसे क्वेश्चन करेंगे। आज आप नरेंद्र मोदी जी की इतनी अच्छी नीतियां हैं, आपकी पार्टी के इतने अच्छे नियम कानून है, तो क्यों नहीं हो पा रहा? आप कांग्रेस की बात करते हो, हमारे कांग्रेस के जब विधायक आते क्यों उनको ले लेते हो? आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास चुनाव आपके पास चुनाव लड़ाने वाले कार्यकर्ता नहीं। आप भारत कांग्रेस पार्टी से जो आते हैं उनको चुनाव लड़ा के जीत के आपकी सरकार बनी कांग्रेस के दम पे। आप बताइए ना, अगर आपके कार्यकर्ता इतने अच्छे आप बोल देते। क्या घुटना तोड़ सियासत से घुटना टेक सियासत तक लाने में आपको लगता है कि दिग्विजय कामयाब रहे हैं, जो मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है? और दूसरा सवाल भी आपसे ये है, क्या वाकई बीजेपी के टारगेट पॉइंट पर रहते हैं हमेशा दिग्विजय सिंह? ऐसा लगता है कि अभी भी वो दम रखते हैं सियासत में, कुछ फेरबदल कर सकते हैं जैसा हमने 2018 में देखा? देखिए नाजनीन जी, राजनीति में हमेशा सौजन्यता का महत्व होता है। ठीक है, रामेश्वर शर्मा जी ने कहा था कि कांग्रेसी दिखे तो घुटने तोड़ देना, और दिग्विजय सिंह वहां पर रामधुन गाने चले गए। एक अतिथि देवो परंपरा के तहत और सौजन्यता के तहत रामेश्वर शर्मा का भी कर्तव्य था कि उनके घर पर अगर कोई मेहमान आ रहा है या कोई नेता आ रहा है तो वो उसका स्वागत इसी प्रकार करें। स्वाभाविक है, अगर घर के सामने कोई आएगा तो वो मिलने जाएगा। इसे घुटना टेकने की संस्कृति के तौर पर तो नहीं लिया जाना चाहिए, और ना घुटने तोड़ने को उचित मानता हूं मैं। ठीक है। लेकिन राजनीति में यह परिदृश्य कभी कभी हमें कड़वाहट भरा दिखाई देता है, तो कभी कभी मिठास भरा भी दिखाई देता है। जैसे वो रामेश्वर शर्मा का बयान घुटने तोड़ने वाला कड़वाहट भरा था, तो आज घुटने टेकने वाला मिठास भरा कदम भी है। इसे भी हमें देखना चाहिए, और राजनीति में यही सौजन्यता सबसे ज्यादा काम करती है, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे सड़क पर राजनीति की बात हो। और दूसरा सवाल भी है सर मेरा आपसे, क्या वाकई दिग्विजय सिंह जो हैं वो कांग्रेस में अभी भी उतने स्ट्रांग दिख रहे हैं क्या बीजेपी को, क्योंकि बार बार वो निशाने पर रहते हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पर दिग्विजय सिंह की जो कार्यशैली है, राजनीतिक कार्यशैली है, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को कई बार फायदा मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी उन्हें उकसाती भी है और उस तरीके के अवसर भी प्रदान करने की कोशिश करती है जिससे वो ऐसे बयान दें जिससे उन्हें फायदा हो, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति में तो यह लगातार देखा, और पूरे देश में भी जब भी दिग्विजय सिंह कोई बयान देते हैं, उस बयान के बाद चुनावी राजनीति का परिदृश्य बदल जाता है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे पवन जी? अब बार बार अगर पुराने बयानों को सामने रखकर पुरजोर तरीके से बीजेपी विरोध करती है कांग्रेस का या दिग्विजय सिंह का, तो क्या आपको भी जिन मुद्दों पर आप अभी बात कर रहे हैं उन मुद्दों को जनता के सामने लाने की जरूरत है, मूल मुद्दों से जोड़ने की और जुड़ने की जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, आप हमेशा आज तक ऐसा चलता आया है कि भाई हम सरकार में थे, हमने ये वचन पत्र दिया, हमने ये काम किया, और उस काम को लेकर आम आदमी के बीच, आम जनता के पास जाता था आदमी, वोट मांगता था, आगे अपनी कार्यशैली बताता था कि हमने इतना किया, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने परिपाटी चेंज कर दी। इन्होंने परिपाटी अब क्या कर दी, पहले होता था हमारा सवाल सत्ता से होता था, अब ये सत्ता के बजाय ही विपक्ष से सवाल करते हैं। आज ये इस टाइप के मुद्दे ढूंढते रहते हैं कि सामने वाला उकसाए और हमको फायदा मिले। मैं ये कहता हूं कि आपने बहुत बड़ा प्रचार किया, घर घर मोदी, हर हर मोदी, जो भी सब स्लोगन देखने आए इंटरनेशनल लेवल पे हिट हुए।
अब जब 2014 के बाद आपने कहा कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार कर दिया, हम गैस सिलेंडर ऐसा कर देंगे, पेट्रोल, रामदेव बाबा ने पता नहीं कितना कितना क्या कर दिया, 100 दिन में काला धन आ जाएगा। तो जब 2014 के पहले झूठ का पूरा पुलिंदा इस पूरे देश की जनता को दिखा के आप सत्ता में आए, अब उसके बाद जब इतने साल बीत गए तो अब तो कम से कम आप उन कामों की बात करो। अभी भी आप उन कामों की बात नहीं कर रहे हो, अभी भी आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो कि हमें कुछ मिल जाए। लेकिन पवन जी, अगर ये काम की बात नहीं कर रहे हैं या आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि जनता समझे? क्योंकि अगर हम चुनावों पर गौर करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नजरअंदाज कर रही है, और जैसा कि अभी कह रहे थे राकेश जी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक सिमट गई है पार्टी, ये एक वजह मान रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पार्टी सिमट नहीं गई, इनके सफूके रहते हैं, बोलते रहते हैं जैसे, और इसमें माहौल एक बनता रहे, इनके जो ज्वलंत मुद्दे उधर नजर ना। माहौल आपके पक्ष में नहीं बन रहा ना? लेकिन माहौल में हम लोग के पक्ष में बन रहा है। देखिए, हम लोग का वोट प्रतिशत इस बार अभी चुनाव में बढ़ा है, हम लोग इनके तरह काम नहीं कर सकते हैं, हम लोग इनके जैसा मीडिया मैनेजमेंट नहीं कर सकते। हम लोग जो है, हमारा मतलब है कि ये छोटा सा काम होता है, उसके बड़े बवंडर, बड़े सारे विज्ञापन दे देते हैं हर पेपर में, सबको पता पड़ जाता है। आज आप चले जाइए 5 मिनट का रास्ता सफर तय कर लिया, हर तरफ देखेंगे मोदी जी की फोटो दिखेगी। हम उस तरह नहीं कर पा रहे, हम जनता के बीच जा रहे हैं। आपको लगता है कि आपके नेताओं के मंदिर जाने से बीजेपी को डर लग रहा है? बट ऑब्वियस डर लग रहा नहीं, कोई बोलते ही नहीं। अरे मंदिर जाना श्रद्धा का विषय, जिसको जहां लगे करो यार, इसमें पता नहीं किसको श्रद्धा पे राकेश जी क्यों ऐतराज है? देखिए नाजनीन जी, सबसे पहले तो मेरे विद्वान साथी युवा हैं, बड़े जोर शोर से महंगाई की बात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं। देश की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार डीजल पेट्रोल सस्ता करती, क्यों नहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कम होते? वहां लोग नहीं रहते, वहां डीजल का उपयोग, पेट्रोल का उपयोग लोग नहीं करते। चलिए, एमपी से तो पहले से ही अरे मेरा निवेदन है, बोल लेने दीजिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वेट बड़े 20 रुपए कम हुए, 4 रुपए कैसे होगा? एक सेकंड बोलिए। आपकी थोड़ी सी मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं मैं आपकी जानकारी। करिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वेट डीजल पे राजस्थान में लगता है। नहीं, मुझे मेरी जानकारी दुरुस्त है सर, मेरी जानकारी दुरुस्त है। मैंने इसीलिए राजस्थान का नाम ही नहीं लिया, मैंने राजस्थान का नाम ही नहीं लिया, मैंने छत्तीसगढ़ का नाम लिया। राकेश जी, आप भी तो ठीक से सुनिए, मैंने राजस्थान का नाम ही नहीं लिया, मैंने इसीलिए छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। यही रहता है, अपनी बातों को दूसरे के मुंह में डाल देते हैं। मैंने राजस्थान का नाम लिया, प्लीज आप मुझे। राकेश जी, अभी ये बताइए, अभी आपके भारतीय जनता पार्टी के पवन जी आ रही हो, अभी मेरे से बात हो रही है, मेरे को बोल लेने दीजिए। मैंने राजस्थान का जिक्र ही नहीं किया, मैंने इसीलिए छत्तीसगढ़ का नाम लिया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों शब्द नहीं, तो मैंने नहीं किया ना सर, छत्तीसगढ़ में कम है, एमपी से कम है। चलिए मैडम जी, आप मेरे नाजनीन जी जवाब तो दे दीजिए। बोलिए। क्या छत्तीसगढ़ की जनता को सस्ता डीजल पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अब चलिए दूसरी बात करते हैं। इन्होंने कहा कि झूठ का पुलिंदा पेश किया। 2018 के चुनाव होते, कांग्रेस सरकार कहती है हर युवा को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे और हर बहन की शादी में 51,000 रुपए देंगे। उसके बाद 10 दिन में किसान का कर्ज माफ कर देंगे। पहले अपना तो जवाब दे दीजिए, अपने वाले 2014 के बाद वाले जवाब दीजिए। पहले उछलने क्यों लगती है? 28 स्थानों पे चुनाव होते हैं, जनता जवाब दे देती है कांग्रेस को। खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी आपने संविधान के खिलाफ। 5 साल के लिए कमलनाथ जी को मंत्री बनाया गया था, आपने 15 महीने में गिरा दी। हुए थे चुनाव, इतने क्या पाप हुए थे मिस्टर ट्विटर? क्यों चुनाव हुए? चुनाव क्यों हुए? नहीं दे पाएंगे। क्यों चुनाव हुए? और खरीद पर जवाब बात होती है। 1 to 1 मैं जवाब दूंगा। में पूरी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को खरीद लेते हो तो मैं जवाब दूंगा। चलिए, और दूसरे दलों की बात कर रहे हो ना, क्यों सिद्धू को पंजाब में तुमने? नाजनीन जी, इनकी बात खत्म हो तो मैं जवाब दूंगा। कौन सी पार्टी के सिद्धू? और क्यों इमरान खान को अपना भाई कह रहे हैं सिद्धू? वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो हमारे हिंदुस्तान में अब बोलूं मैं? आतंकवाद लाता है, वो पाकिस्तान का अब प्रधानमंत्री। बोलूं क्या मैं? सैनिकों को अरे आप में अगर दम था तो जब कमलनाथ 15 महीने की सरकार को क्यों गिराया आपने? आप में दम था तो 15 क्यों नहीं पाते हो अपने विधायकों को? क्यों नहीं संभाल पाते तुम अपने विधायकों को? सरकार बनाते हो, क्यों हमारे विधायकों को आप लॉलीपॉप देते हो? अच्छा लग रहा है, अब चिल्लाइए, मुझे अच्छा लग रहा है। राजस्थान में जब बहुजन समाज पार्टी के पूरे विधायकों को खरीदते हो आप, तब क्यों खरीदते हो आप सरकार बचाने? इसलिए आपने जवाब दे दीजिए मुझे जवाब तो दो। और सिद्धू को किस लालच में तुमने प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है? जवाब दो ना दूसरी पार्टी का। आप सुनिए, नहीं कुछ नहीं जवाब दे पा रहे, बताओ ना सिद्धू को क्यों? अरे जवाब लो तो आप। राकेश जी सुनिए, ले लीजिए। अभी मैंने आपसे बोला 2014 को जब झूठ का पुलिंदा बताया, उसका आपने एक जवाब नहीं दिया। 10 2018 सुनिए, मैंने बोला आपने 10 भत्ता क्वेश्चन विपक्ष से कर दिया। 2018 हर युवा को बेरोजगारी भत्ता। समय नहीं है मेरे पास। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे
पेट्रोल कम करना हमारे बस में नहीं है। ठीक है। बोलते थे और अब पेट्रोल में 2 रुपए कम करके वाहवाही चलिए, आप लूटना मुझे चाहते अंतिम हैं। टिप्पणी इनकी के लिए कथनी और करनी के अंदर गौरव सर की तरफ कमलनाथ ने जो पवन जी, कहा ठीक है। वो किया। पवन जी ठीक है, ठीक है। जब गौरव सरकार सर से बाहर हो गए। एक अंतिम हम सरकार सवाल किसी है से नहीं करते। आपसे। आपका लक्ष्य रहता है पवन सरकार जी, बनाना। पवन जी हमारा ठीक लक्ष्य रहता है, हम मैं आदमी की इसी पे आवाज सवाल उठाना। पूछ रही हूँ। कमलनाथ जी अगर मंत्री थे तो वो भी आपके जैसे पवन मंत्री पद दे सकते थे। पवन जी प्लीज। गौरव सर, खरीद फरोख्त के एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या स्वस्थ राजनीति के लिए ये ठीक है? स्वाभाविक तौर पर जब संविधान बना था और उसमें जिस तरीके के प्रावधान किए गए थे, उसमें विधायकों का आना जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत होता था। लेकिन अब आने वाले समय में चुनाव सुधारों के तहत कुछ ऐसी बातों को जोड़ना होगा कि जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग के जो आरोप लगते हैं उन पर रोक लगे। उचित कांग्रेस की सरकार के विधायकों को तोड़ना भी नहीं माना जा सकता है और कांग्रेस के नेताओं द्वारा अपने विधायकों की बात को ना सुना जाना भी उचित नहीं माना जा सकता है। आखिर राजनीति में ऐसी परिस्थितियां आती क्यों हैं कि एक दल दूसरे दल के विधायकों को, सांसदों को खरीद फरोख्त करने लगे, या इस तरीके के आरोप जब सामने आते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती हुई नजर आती। चलिए, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आरोप प्रत्यारोप सियासत में गरमाएंगे, लेकिन क्या राम की शरण में जाकर आरोप धुल पाएंगे? और जनता आखिर आने वाले वक्त में कैसे राजनेताओं को देखेगी और चुनावों में कैसा जवाब देगी, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।